सुप्रभात बच्चों, ओरियन पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के लिए हिंदी की कक्षा लेकर आए हैं और हिंदी में हम लोग आज हिंदी व्याकरण का पाठ करेंगे। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों से कुछ कहना चाहती हूँ जिन बच्चों ने अभी तक किताबें नहीं खरीदी हैं। तो आपके विद्यालय में किताबें उपलब्ध हैं, सो जितनी जल्द से जल्द हो सके आप लोग अपना किताब खरीदिए ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं भाषा। जी हाँ, यह कक्षा 1 से लेके कक्षा 10वीं तक के जो बच्चे होते हैं इन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण पाठ है। जी हाँ, भाषा जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1 में भी आपने पढ़ा, कक्षा 1 में भी पढ़ा, कक्षा 2 में भी पढ़ा। मतलब हमारे हिंदी व्याकरण की किताब में, मतलब हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक होती है उसमें शुरुआत जो होती है वो भाषा से ही होती है, भाषा पाठ से ही शुरू होता है। जी हाँ, भाषा जो है वो इसलिए शुरू किया, मतलब हिंदी व्याकरण के प्रथम अध्याय में इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि किसी भी व्याकरण का अगर शुद्ध हमें अगर ज्ञान होगा तो उससे पहले हमें भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाषा। जी हाँ, आज जो हम अध्याय आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वो है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। ये चारों चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आप लोगों को करना क्या है, मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगी आप लोगों को एक नोट तैयार करना है। भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के ऊपर एक नोट तैयार करना है। उसमें से आप लोगों को, जैसे कि मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगी भाषा, ठीक है। तो भाषा जो है आखिर ये क्या है भाषा? तो भाषा आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं फिर से इसको दोहरा देती हूँ कि भाषा मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां हैं जो भावों विचारों के परस्पर आदान प्रदान का समर्थ माध्यम है। यानी कि भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के विचारों को अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में भाषा के बारे में लिखेंगे कि भाषा क्या है। तो इसका परिभाषा आपको दिया गया हुआ है, ये आप नोट करेंगे। उसके बाद जो मेन पॉइंट होता है भाषा के बारे में वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले कि भारत बहुभाषी देश है, भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। ये पॉइंट भी नोटेड, आप लोग इसको नोट करोगे, नोट्स में बोली जाती है, ठीक है। फिर दूसरा, भारत के संविधान में उपरोक्त कुल 22 भाषाओं को ही मान्यता प्रदान की गई है। ये दूसरा, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। ये भाषा की परिभाषा लिखने के बाद आप ये दोनों पॉइंट लिखोगे। फिर आते हैं भाषा के रूप के बारे में। तो आपने पहले भी पढ़ा है इसे पिछली कक्षा में भी, कि हिंदी भाषा के 2 रूप प्रचलित है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम बात करेंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है। तो मौखिक भाषा यानी कि जब भी हम किसी में, या फिर सपोज दैट कि आप लोग, या फिर अभी मैं आपको जो बोल रही हूँ वो आप क्या है, लिखित भाषा आपको सुनाई दे रहा है या मौखिक भाषा। यानी कि मैं जो अभी बोल रही हूँ आप लोगों को ये सारे भाषा का ज्ञान जो दे रही हूँ वो क्या है, वो मौखिक भाषा है। यानी कि बोलकर, ठीक है, बोलकर जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मौखिक भाषा। यानी कि जब कोई हमारे सामने आमने सामने बातचीत करता है या कोई भाषण देता है या अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, ये सारे जो वक्ता के द्वारा जो बोली जाने वाली चीज़ होती है, मतलब बोली जाने वाली जो भाषाएं होती है वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे 2 बच्चे आपस में मौखिक भाषा का प्रयोग कर बात करते हैं तो ये भाषा का मूल रूप क्या है, इसमें मौखिक है, ठीक है। तो मौखिक भाषा का परिभाषा लिख लीजिएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में कि बोलकर अपनी बातों को प्रकट करने वाले, जो बोलकर हम अपनी बातों को जब प्रकट करते हैं तो वो माध्यम क्या कहलाता है, मौखिक भाषा का माध्यम कहलाता है, वो मौखिक भाषा हुई। अब हम बात करते हैं लिखित भाषा का। तो जैसे कि मैंने लिखित भाषा, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ लिखित भाषा, ठीक है, किसे कहते हैं,
किसे कहते हैं, तो ये किसे कहते हैं जो ये हो गया, ये क्या हो गया, लिखित भाषा। यानी कि हम लिखकर जब अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान लिखकर करता है तो यह भाषा का लिखित रूप है। फॉर एग्जाम्पल, आप मतलब उदाहरण के लिए आप ये देख सकते हैं कि स्कूल में आप लोगों को लिखित नोटिस दी जाती है, फिर मौखिक नोटिस सुनाई जाती है, होता है ना। सूचना कोई भी देना रहता है तो, या फिर पहले के ज़माने में अब हम लोग टेक्स्ट करते हैं, यानी कि मैसेज टाइप करते हैं, उसमें भी लिखते हैं, तो वो लिखित भाषा हुआ, लिखित भाषा के द्वारा बात करते हैं। और पहले के ज़माने में लोग पत्र लिख के भेजते थे, तो वो क्या हुआ, लिखित भाषा का रूप हुआ। फिर बात करते हैं हम एक और भाषा जो कि छुपी हुई है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा का कार्य संकेतों से भी किया जाता है, जैसे कि किसी को हाथ हिलाकर बुलाना या मना करना, आंखें दिखाकर डराना, ये सारे क्या होती है, ये सांकेतिक भाषा, जिसमें हम इशारों के द्वारा, ठीक है, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं इशारों के द्वारा, अपनी बातों को प्रकट करते हैं इशारों के द्वारा, तो ये सारे सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। अब मातृभाषा क्या होती है, तो मातृभाषा मनुष्य के जन्म स्थान से जुड़ी भाषा मातृभाषा कहलाती है। जी हाँ, मनुष्य के जो जन्म से मतलब वो जिस जगह पे रहता है वहाँ से जुड़ी, जैसे किसी ने पंजाब में जन्म ले लिया, ठीक है, या फिर कोई बिहार में जन्म लिया या फिर कहीं पे, तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी, ठीक है। संक्षिप्त रूप में हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य जिस भाषा को अपने परिवार से ग्रहण करता है, यानी कि परिवार से ग्रहण करने वाली भाषा पारिवारिक भाषा नहीं बल्कि मातृभाषा कहलाती है। तो आप इस पॉइंट को लिख लोगे। फिर राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत में हिंदी, अमेरिका में अंग्रेजी इत्यादि बोली जाती है, ठीक है, तो ये राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी कि ये सिर्फ एक व्यक्ति कोई नहीं बोल सकता, पूरा राष्ट्र बोलता है इसे, पूरे राष्ट्र को इसकी जानकारी होती है इस भाषा की। अब आते हैं हम लोग राजभाषा की ओर। तो किसी भी देश की कामकाज यानी कि सरकारी कार्यालयों में प्रयोग के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत में जो है वो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, यानी कि हिंदी जो है वो हमारी क्या है, राजभाषा हुई। अब हम बात करते हैं मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं, जो ऐसी भाषा मतलब जो हिंदी का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों और कार्य क्षेत्रों में होने लगा है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस व्यापकता के कारण तथा अधिकतर क्षेत्रों में प्रचलन के कारण हिंदी के कई रूप देखने को मिलते हैं। अतः इनमें एक रूपता लाने के विद्वानों तथा सरकार के संयुक्त प्रयास से प्रचलित रूपों में से किसी एक को मानक घोषित कर दिया गया है, जैसे कर दिया जाता है, वह मानक भाषा कहलाती है। जैसे मंदिर, ठीक है, तो इसका मानक रूप हो गया क्या, मंदिर। म पे अनुस्वार की मात्रा, द में छोटी की मात्रा और र, मंदिर। फिर गई, ग य में बड़ी की मात्रा, तो इसको हम मानक रूप में हम दे देंगे ग बड़ी की मात्रा, डायरेक्ट हम लोग ई की मात्रा लिख देंगे, बड़ी ई की मात्रा, तो ये मानक रूप में आ गया। फिर अब बात करते हैं हम लोग भाषा के बाद आते हैं बोली। तो बोली भाषा का क्या है, स्थानीय या क्षेत्रीय रूप है। जी हाँ, बोली का रूप स्थायी नहीं होता, वह सदा बदलते रहता है, यानी कि कभी कुछ बोलते हैं, कभी कोई कुछ बोलते हैं। साथ में इनका प्रयोग अक्सर एक समूह के लोग अपने भावों विचारों के परस्पर आदान प्रदान के लिए करते हैं। इसका प्रयोग राजकाज एवं साहित्य रचना में नहीं होता है। अब हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां हैं, ठीक है, जैसे कि आप इसमें से मुख्य लिख सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह की कौन सी मुख्य बोलियां हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ये सारी जो है ये बोलियां हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिया हुआ है और भी बाकी राज्यों का कि उनकी बोली कौन कौन सी होती है। अब बात करते हैं लिपि की, कि लिपि क्या है। तो जैसे कि वर्णों यानी ध्वनि को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों वाली व्यवस्था जो है वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। जी हाँ, और सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे संस्कृत की, हिंदी की, नेपाली और मराठी भाषाओं की लिपि कौन सी है, देवनागरी। और पंजाबी, अंग्रेजी भाषा की लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वो रोमन है। उर्दू भाषा की अरबी, फारसी की मिश्रित और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। जी हाँ,
भाषा और लिपि में क्या अंतर है? भाषा को हम लिखकर या बोलकर अपने भाव व्यक्त करने का साधन मानते हैं, लेकिन लिपि जो है भाषा को, जबकि लिपि भाषा को लिखने का साधन है। जी हाँ। अब बात करते हैं साहित्य की। साहित्य क्या है? तो साहित्य क्या है? तो साहित्य हम कहेंगे कि ज्ञान तथा सामाजिक कल्याण के नियमों से आबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। जी हाँ, साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान तथा सामाजिक कल्याण के नियमों से आबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। अब साहित्य के प्रकार कितने होते हैं? साहित्य के 2 प्रकार होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास इत्यादि आते हैं और वही पद्य साहित्य के कविताओं का समावेश होता है। तो ये तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा भाषा के बारे में, ठीक है, कि मातृभाषा, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने पढ़ा बोली के बारे में, लिपि के बारे में, उसके बाद साहित्य के बारे में। अब बारी आती है व्याकरण की, जो कि सबकी नींव मानी जाती है। भाषा की, अब व्याकरण किसे कहते हैं? तो शुद्ध अशुद्ध भाषा व्यवहार का ज्ञान कराने वाले नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। जी हाँ, व्याकरण मतलब अगर एक तरह से कहा जाए तो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना कौन सिखाता है? व्याकरण ही सिखाता है। और व्याकरण के जो हैं वो अंग होते हैं 4, ठीक है, या फिर इसको हम क्लासिफिकेशन किए, मतलब इसका वर्गीकरण करते हैं तो ये 4 भागों में बढ़ता है, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब हम लोग वर्ण विचार के बारे में जानेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हिंदी भाषा के जितने भी वर्ण अक्षर होते हैं उनके बारे में इसमें विचार किया जाता है। और शब्द विचार क्या होते हैं? तो इस विभाग में, मतलब इस कैटेगरी में क्या होता है कि हिंदी भाषा के शब्दों के रूप में बनावट आदि के नियमों पर विचार किया जाता है, जैसे खाना, सोना, उठना, ये सब हुआ। पद विचार, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। इसके अंतर्गत पद तथा उसके भेदों तथा रचना आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इस विभाग में वाक्य के भेद, वाक्य बनाने अथवा वाक्य विच्छेद के नियम और विराम चिन्हों के नियमों आदि का वर्णन होता है। उदाहरण में मोहन खाना खाकर स्कूल जाता है। तो ये आपका हो गया वाक्य विचार का अंतर, यानी कि कोई सेंटेंस। अब ये जरूरी नहीं कि मोहन ही खाना खाकर स्कूल जाता है, बहुत लोग जाते हैं, राम खाना खाकर स्कूल जाता है, ये भी हो सकता है। तो इस तरह आपका ये पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ में आप लोगों को नोट्स तैयार करना है क्लास वर्क में, कक्षा कार्य में। मैं आप लोगों को यही दे रही हूँ कि भाषा के बारे में लिखना है, कि भाषा का परिभाषा, भाषा के रूप लिखना है। फिर लिपि किसे कहते हैं उसके बारे में लिखना है, और कौन से देश की कौन सी लिपि होती है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। बोली और व्याकरण, ठीक है, इनके बारे में लिखना है कि बोली किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, या फिर व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, विचार होते हैं, कितने भाग होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्व मूल्यांकन, यानी कि ये हमारा सेल्फ असेसमेंट हुआ, यानी कि हम खुद से इसको करते हैं, यानी कि जो हमने पढ़ा उसको खुद से करके देखते हैं कि क्या होता है, इसका क्या है, मतलब हम लोग इसको कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव मुख से निकली वे स्वार्थक ध्वनियां जो भावों विचारों के परस्पर आदान प्रदान का माध्यम है, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है भाषा। जी हाँ, हमारे मुख से जो ध्वनियां सार्थक ध्वनियां निकलती है, जिसे हमें भाव विचारों के परस्पर आदान प्रदान का माध्यम है, वो है भाषा। दूसरा, भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। विभिन्न वर्णों के लिखने एवं